dimensions in the units, right? So how much you retain in your mind? Let us ask one or two questions. मैं तो बोल गया मैं तो कहाँ बैठा है यार फिजिक्स है ना तो हिंदी में ठीक है राइट। तो जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तो उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा चलो वन थिंग सॉरी मुझे एक चीज बताइए कि क्या ये मैंडेट कंपलसरी है कि जो आपका डायमेंशंस हैं डायमेंशन इज डिमाई और यूनिट इज इकाई राइट। तो कोई क्वांटिटी जिसका इकाई है क्या जरूरी है कि उसकी विमाएं होंगी ही होंगी? क्वेश्चन समझ गए? कोई भौतिक राशि जिसका की इकाई है उस भौतिक राशि का विमाएं होना जरूरी है कि नहीं? क्वेश्चन समझ आ गया होगा? So now give me the answer. In English, if any physical quantity have unit, is it mandatory to have dimensions? Yes? Everybody, कि जिसका यूनिट होगा उसकी विमाएं होंगी। बहुत यूनिट है। Everybody is saying yes. So कोई तो डिफरेंट आंसर दो। So you all are wrong. ऐसा हमेशा नहीं होता। हाँ? गोले में विमा गोले की यूनिट भी कहाँ होती है? मेरा सवाल ये है अगर किसी चीज की इकाई है मापने की तो उसकी विमाएं होंगी, उसकी विमाएं हमेशा होंगी। क्या ये कथन सत्य है? Are you all are saying कि सत्य है ये कथन गलत है? कैसे? What is the unit of angle? कोण की इकाई क्या है? रेडियन। और कोण की विमाएं बताएगा कोई मुझे? कोण की डायमेंशंस, एंगल के डायमेंशंस या कोण की विमाएं क्या होती हैं? यूनिट तो मैंने बता दी थी और आप लोग इतने क्या बोलूं इतने अवेयर हैं कि nobody asked me when I make a table कि उसमें किसी ने ये नहीं पूछा मैम आपने कोण का यूनिट तो बता दिया सही रेडियन होता है इसकी विमाएं क्या होती है किसी ने नहीं पूछा। आई थॉट कि लास्ट में कोई पूछेगा लेकिन nobody। तो मुझे बताइए कोण की विमाएं क्या होती हैं? तो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा हमेशा होगा जिसकी इकाई होगी उसकी विमाएं नहीं। चैप्टर तो खत्म हो गया ना, थर्ड क्लास पहले। अब यही क्वेश्चन आ जाता है कि दी हुई भौतिक राशियों में से ऐसी राशि चुनिए जिसकी इकाई तो है लेकिन विमाएं नहीं। एंगल तो क्यों नहीं होती एंगल की विमाएं? विमाएं हम निकालते कैसे हैं? अब मैंने हिंदी में विमाएं बोल दिया तो नाउ डायमेंशन आप समझ गए हैं आप लोग। तो हम डायमेंशन निकालते कैसे हैं? The last class like first class I told you कि how to calculate the विमाएं। आपको पहले सूत्र लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ही विमाएं निकालोगे, यही सिखाया था भाई। तो अच्छा चलो कोण का सूत्र क्या होता है? अगर हम बात करें कोण और इंडिकेट एंगल कैसे निकालते हैं? कोण होता है एंगल होता है r बटे रेडियस, हिंदी में 4 बटे त्रिज्या। ऐसा हो सकता है ये मैथ्स का आई थिंक 9th क्लास में है कि कोण क्या होता है? कोण होता है r अपॉन रेडियस और हिंदी 4 बटे त्रिज्या। ठीक है तो दिस इज r अपॉन रेडियस। r लेंथ वो भी मीटर में है, रेडियस वो भी मीटर में है, तो दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी यानी कि ऐसी भौतिक राशि है जिसकी विमाएं नहीं होती। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? ठीक है तो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ये तो बस एक माइंड में आ गए और बहुत क्वांटिटी है जिससे आप आगे बढ़ो। ठीक है तो ऐसा हमें
कि जिस भौतिक राशि की यूनिट है तो उसकी विमाएं भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल एंगल का यूनिट है रेडियन, बट इसकी विमाएं नहीं होती, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बिकॉज़ ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, कैंसिल हो गया, 1 आ गया, कोई डायमेंशन नहीं बची। ठीक, चलो ऐसे कोई आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, ऐसे 2 क्वांटिटी आप सर्च करके लाएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिएगा जिनका यूनिट तो होगा लेकिन डायमेंशन नहीं होगा। तो एक तो मैंने बता दिया है। लास्ट क्लास एक लड़का वहां पे था, आई डोंट नो अभी क्या अभी सेट की यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन 0 होगी, आपने पढ़ा था। चलो 2 पॉइंट क्लियर कर देते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, जो चीजें आप बोल रहे हैं ये चीजें आप जनरल बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहां से बनता है, जहां पे ट्रिक होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए यही, बट हमेशा नहीं। तो वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी गति है जिसमें कि गति तो आपकी समान है, यूनिफॉर्म है, लेकिन त्वरण वहां पे नॉन जीरो है, त्वरण वहां पे होता है, ऐसी कौन सी गति है? आप सीधी रेखा में जा रहे हैं, इट्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन, और मैं हर 5 मिनट में मेरा जो स्पीड है हर 5 मिनट में वो मान लीजिए 2 किलोमीटर पर आता है। ठीक है, तो आपका जो चेंज है स्पीड में या वेलोसिटी में जो चेंज है वो कांस्टेंट है, माने कि हर 5 मिनट में आप 2-2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। तो यानी कि स्पीड जो आपकी बढ़ रही है उसमें जो परिवर्तन है वो क्या है, समान है। ठीक है, तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ऐसा नहीं है कि पूरी गति में आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चल रहे हैं, आप हर 5 मिनट में अपनी गति को बदल रही हैं, लेकिन हर 5 मिनट में आपकी गति क्या हो रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है। तो यानी कि टाइम का जो अंतराल है और गति बदलने का जो अंतराल है दोनों समान है। तो यानी कि गति में वेलोसिटी वेग में जो परिवर्तन है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब भी कांस्टेंट चेंजेस होते हैं हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये तो बात थी आपकी सीधी, जो सीधी रेखा में गति करते हैं दैट इज लीनियर मोशन। ठीक है, चलो यहां तो आपका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। समान गति के लिए अगर आप सीधी रेखा में चलते हैं तो आपका त्वरण हमेशा 0 होगा, लेकिन इफ यू आर नॉट इन द रेक्टिलिनियर मोशन, अगर आप सीधी गति में नहीं। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ अ सर्कल। ठीक, आप यहां गति कर रहे हैं। ठीक, इफ यू कंसीडर ये सारे बिंदु आप मान लीजिए हर पॉइंट पे, जब आप सर्कुलर मोशन करते हैं उसमें हर बिंदु पे आपकी दिशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बात समझ रहे हैं, हर बिंदु पर दिशा चेंज होती है क्योंकि इस बिंदु पे मेरे गति करने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ, तो मेरे वॉक करने का इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है, कैसे निकालते हैं, उस सर्किल पे आप एक टेंजेंट स्पर्श रेखा खींच दीजिए उस बिंदु पे जो स्पर्श रेखा खींची जाती है दैट इज टेंजेंट, उसकी जो डायरेक्शन होती है, उसकी जो दिशा होती है वही आपकी गति की दिशा है। ठीक, तो कहने का मतलब ऑन एवरी पॉइंट आपका डायरेक्शन बदल रहा है जब आप सर्कुलर गति कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग मूव कर रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 5 किलोमीटर पर आवर तो कांस्टेंट है, दैट इज स्पीड, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे जब वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी तो आपका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ठीक, तो ऐसी गति को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये भी यूनिफॉर्म ही गति है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे आपका वेग परिवर्तित हो रहा है। वेग आपकी स्केलर राशि है, सदिश राशि है, तो इसलिए इसमें आपको दोनों को कंसीडर करना है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आपका नहीं पूरी गति में चेंज हो रहा, पूरी मोशन में, लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज
और एनर्जी इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है जो आपका बॉडी है वो कितना लाइट को निकाल रहा है। ल्यूमिनस जो वर्ड है वो प्रकाश से बना है आपका, दैट मींस जो लाइट आपकी एमिट हो रही है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। प्लीज डोंट यूज मोबाइल, ठीक है। और इंटेंसिटी की हिंदी होती है तीव्रता। तो जो आपका एनर्जी इंटेंसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है? दिस इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट कैंडेला होता है, एनर्जी इंटेंसिटी अलग है। उसके लिए पहले आपको तीव्रता मालूम होनी चाहिए। तीव्रता होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को होती है पावर, जो आप पावर लिखते हैं शक्ति को क्या है? ऊर्जा बटे समय, ठीक है। तो इसी पावर को, शक्ति को एरिया से जब आप डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इंटेंसिटी। नाउ यू कैलकुलेट द यूनिट, समझ गए? एनर्जी इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया, और पावर क्या होती है? ऊर्जा बटे समय, ठीक। नाउ कम टू द पॉइंट। इन द लास्ट क्लास वी डिड मोशन, तो अभी मोशन में हम लोग कुछ ग्राफ कर लेते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो ग्राफ कैसा होगा विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड, टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ये दो चार ग्राफ हैं जनरल जो कि पूछ लीजिए, ठीक। ओके, अब हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। उन आंकड़े को देख के आपको बताना है ये गति यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। चलो so this is your table। यहाँ पे आपका है टाइम और here you have the speed in kilometer per hour and the time is hour। 0। जब आप गति शुरू करते हैं तो उस समय आपकी स्पीड भी 0 है, समय भी 0 है। जैसे ही आप मोशन करना शुरू कर देते हैं तो समय भी बढ़ता है और आपकी गति भी बढ़ती है, सॉरी स्पीड भी बढ़ती है। स्पीड इन हिंदी चाल, राइट। तो जब आपका टाइम होता है 1 आवर, 1 घंटे पे आपकी जो चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। जब फिर से आपका टाइम हो गया है 4, तो आपका स्पीड कितना हो गया है 2। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि स्पीड में तो आपका 2 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन टाइम में क्या है? यहाँ पे आपका है 3 आवर्स, यहाँ 5 आवर्स, यहाँ पे 1 आवर, समझ गए? तो आपकी स्पीड तो उतनी ही रही लेकिन समय क्या है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये आप बताओ यूनिफॉर्म का एग्जांपल है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म का है क्योंकि आपके समय में परिवर्तन कम है या ज्यादा है, लेकिन स्पीड में परिवर्तन उतना ही है। अगर हमको इसको यूनिफॉर्म मोशन करना होता तो हमारे टाइम में भी उतना ही चेंजेस होना चाहिए था, राइट। मान लीजिए यहाँ पे फिर 2 आवर या 4 या फिर 6 या 8 टाइम, सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी को चेंज जब होती है उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे आपका स्पीड में तो आपका चेंजेस सेम है लेकिन टाइम में चेंजेस कैसे हैं? सेम नहीं है। इसीलिए इस तरह के आंकड़े जो होंगे
अगर परिवर्तन है स्पीड में तो वो टाइम में और स्पीड में दोनों में सेम परिवर्तन होना चाहिए, अदरवाइज नो चेंज। दोनों ही केसेस आपके यूनिफॉर्म क्वेश्चन में जाएंगे। So this is one graph. ग्राफ में ये होता है x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस और ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन मैंने बताया था जिसके रेफरेंस में हम चीजों को मेजर करेंगे। मैम यस ओके ओके फाइन। So you have one question कि कोई कार है वो अपनी पूरी जर्नी में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है ऑफ द कंप्लीट जर्नी। ठीक, तो आप उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? स्ट्रेट लाइन यहाँ से और ये anybody else? क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, हिंदी में बता देती हूँ। एक कार है जो कि अपने एक कांस्टेंट वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो पूरी यात्रा में चल रही है। तो आप उसका चाल के साथ और टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे ग्राफ खींचेंगे? ये खींच दिया। दूसरा सिनेरियो, एक कार है मतलब थोड़ा देर से बड़े देर में। अच्छा, रोज सुबह से एक दो बच्चे ये कह रहे थे ऐसे आना चाहिए क्योंकि आप लोग ने ऐसे ही पढ़ा है ना कि यूनिफॉर्म क्वेश्चन होगी तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। एक कार स्टार्ट करती है अपनी जर्नी, मतलब शुरुआत होती है उसकी 0 से। हर 5 मिनट के इंटरवल पे वो अपनी वेलोसिटी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज कर रही है। दूसरा सिनेरियो समझ रहे हो? पहले 5 मिनट मान लीजिए आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 10 मिनट हुए तो आपकी चाल 10 किलोमीटर हो गई, 15 मिनट हुए तो आपकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, 20 मिनट हुए तो आपकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो अब ये जो दूसरा वाला केस मैंने बताया है इसके लिए कैसे प्लॉट करोगे? इस तरीके से कैसे? कर्व में सीधा कर्व जो आता है हमेशा एक्सपोनेंशियल में आता है और एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं जब एक एक्सिस में चेंजेस ज्यादा हो रही है, चेंजेस कम। यहाँ पे केस मैंने क्या बताया है, हर 5 मिनट में आपकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है, तो टाइम में भी 5 का परिवर्तन हो रहा है।
जो आपने बनाया। पहले जब 40 है तब भी आप यही बोल रहे हो, दूसरे केस में भी यही बोल रहे हो। पहले में तो मैम इस तरीके से दूसरे में ऐसा होगा। पहले में ऐसा होगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो डोंट मग अप द थिंग्स, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए यही पढ़ाया जाता है, यही किताबों में होता है। सो फॉर दिस केस कि अगर आपकी पूरी जर्नी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, आपने कार ऑन की और 40 पे सेट कर दिया, उस केसेस में आपका ग्राफ होगा दिस इज 40 मीटर पर सेकंड। क्या मैं दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आपके पास ये ग्राफ है। सेकंड केस जहां पे आप हर 5 मिनट में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो समय में भी 5 का ही परिवर्तन है, और 5 मिनट नहीं बोलो, इसको 5 घंटा बोल दीजिए, क्योंकि आपकी हाफ मूवमेंट इन द यूनिट से, ठीक है, दोनों तरफ। उस केस में आपका ये वाला ग्राफ है। यहाँ पे आपका टाइम है, राइट, मैं चाल और समय दोनों का यहाँ पे चाल भी समान है और समय भी समान है। ठीक है। ये वाला केस होगा तब जब समय में जो परिवर्तन है और स्पीड में जो परिवर्तन है दोनों इक्वल है। ठीक है, ये सीधी रेखा होती है y बराबर x जब आप प्लॉट करेंगे, तो इस कंडीशंस को लिख लो। अगर आपका नहीं चेंज होगी तब आपकी कांस्टेंट होगी दैट इज द ग्राफ, और अगर आपका सेम चेंजेस है टाइम में भी और उतना ही परिवर्तन आपका स्पीड में भी है तब दोनों ही केसेस यूनिफॉर्म मोशन को बताते हैं। एक तीसरा सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए आपकी कार जब आप स्टार्ट करते हैं तो 0 से ना होके उसकी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल जो शुरुआती उसका वेग है वो मान लीजिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उस केस में आपकी लाइन कैसी होगी? ये केस तब है जब आपका टाइम भी 0 और चाल भी 0। टाइम आपका 2 सेकंड, चाल 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो ये टाइम भी 0, ये भी 0, यहाँ पे आपका टाइम हो जाता है 2 सेकंड, चाल भी आपकी 2 मीटर प्रति सेकंड। समय आपका हुआ फिर से 4 सेकंड, तो चाल आपकी 4 मीटर प्रति सेकंड। समय बढ़ रहा है, चाल बढ़ रही है। लेकिन एक कंडीशन ऐसे मान लीजिए आपने अपनी जो यहाँ से स्टार्ट की है, शुरुआती जो आपकी चाल है वो 0 ना होके 4 किलोमीटर 4 मीटर प्रति सेकंड है, तब कैसे करोगे? मैम वहाँ से जाएगा पॉइंट 4 से आपके 4 से जाएगा। हाँ, आपके 4 से राइट। अगर आपकी स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग जो गति है वो 0 नहीं है, 0 नहीं है का मतलब है आपकी कार चल रही है, आपने जो डेटा कलेक्ट करना शुरू किया है वो तब किया है। मान लीजिए कार आपकी 1 घंटे से चल रही है, आपको याद आया कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, तो अभी जो आपकी स्पीड थी वो आपकी क्या हो जाएगी? इनिशियल स्पीड। ठीक, उसके आगे आप वही मेंटेन रखते हैं कि जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है मेरी स्पीड बढ़ रही है। तो उस केस में आपका ग्राफ 0 से ना शुरू होके 4 से शुरू हो जाएगा। तब मैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने, ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम है, यहाँ पे आपका स्पीड।
जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जो वो गति कर रहा है, तो उसको गति करने के लिए कुछ हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, राइट। क्योंकि अपने भी जीवन के कुछ सिद्धांत होते हैं ना, कैसे आपको लाइफ के लिए ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है। ऑन द सेम लाइन जब कोई ऑब्जेक्ट गति करता है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन होगा, कितनी वेलोसिटी होगी, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट मूव किया, कितना टाइम लिया उसने, इन सारी चीजों के लिए हमारे पास फिक्स्ड इक्वेशंस होती है। ऐसा नहीं है कि 5 वेलोसिटी है तो 15 एक्सेलरेशन हो गया, तो 5 वेलोसिटी पे 20 एक्सेलरेशन हो गया। इट इज नॉट द केस। सारी चीजें क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष मेजर की जाती है। तो सारी चीजें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये सारी भौतिक राशियां एक दूसरे से संबंधित है, ठीक। तो इनके लिए हमारे पास होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की समीकरण, ठीक है, गति की समीकरण। और ये समीकरण क्या है, आपका यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा है तो वहां पे लागू होगी, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन, इन हिंदी गति की समीकरण। गति के नियम, कुछ सिंबल्स होते हैं, पहले आप उनको नोट कर ले, बिकॉज ये सिंबल्स आपके फिजिक्स में एक्सेप्टेड सिंबल्स हैं, तो उनकी आपको मीनिंग नहीं दिए होंगे। मतलब जैसे आपको अल्फा बीटा गामा कहीं दिया हुआ है, एबीसीडी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि ए आपका ये क्वांटिटी है, बी आपका ये क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स में कुछ सिंबल यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है तो वो आपको दिया नहीं होता है, ठीक है। सो दिस यू आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, ठीक। टी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, इन हिंदी इट इज करंट, एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट, इन हिंदी इट इज विस्थापन। विस्थापन लिखते हिंदी, आप लोग प्लीज करेक्ट कर लेना अगर मात्राओं में गलती। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन फिजिक्स को हिंदी में पढ़ाना थोड़ा सा हाँ वही कर भी रहे हैं। मैं सारी क्वांटिटी को, सारी चीजों को हिंदी में भी बोल रही हूँ और इंग्लिश में बोल रही हूँ। क्या बोल रहे हो? हाँ इसीलिए सिंबल्स वही एक्सेप्टेड है ना, जो सिंबल्स हैं वो आपके इंग्लिश के नोमेनक्लेचर से एक्सेप्टेड है ना कि हिंदी के नोमेनक्लेचर। तो ये आपका त्वरण हो गया, ये आपका हो गया विस्थापन। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलती हूँ, हिंदी वाले इंग्लिश में लिख दिया करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख दिया करें। एंटी इज टाइम, ठीक है, एवरीवेयर यहाँ पे भी आप देखेंगे टी जो है वो आपका समय। पहले जो समीकरण है वो आपकी बताती है, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, आपको मालूम है कि आपने जो अपनी कार है वो शुरुआती जो उसका वेग है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से स्टार्ट कर, और आप एक्सेलरेशन भी जानते हैं, तो आप 10 मिनट बाद कितनी आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। यानी कि फर्स्ट जो हमारी समीकरण है वो प्रारंभिक
And third equation is b square is equal to u square minus 2as. तो ये तीन आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा कौन सा पहला इक्वेशन? सेकंड इज ut plus half at square। ये जो लिखा हुआ ut इट मींस कि u गुणा t जो आपका प्रारंभिक वेग है गुणा टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको गुणाकार लगाना चाहिए है, इसका वेल अंडरस्टूड होता है कि अगर आप ut लिख रहे हैं सिमिलरली आपने लिखा है 2as, इसका मतलब 2 गुणे एक्सेलरेशन गुणे विस्थापन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर हमसे पूछा जाए समान गोलीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो कैसे परिभाषित करोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समान गोलीय गति, तो उसको कैसे आप परिभाषित करोगे? सबसे पहले जब मैंने कल की क्लास का रिवीजन कराया था तो यही कंसेप्ट बताया था। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर होता है, समान आपकी गोलीय गति होती है, तो उसकी क्या खास बात? वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, और स्पीड कांस्टेंट रहती है। ठीक, और एक्सेलरेशन जीरो की नॉन जीरो? एक्सेलरेशन जीरो या नॉन जीरो? अगर आप की गोलीय गति है, अगर आप किसी गोल ट्रैक के चारों तरफ दौड़ रहे हैं तो और आपकी स्पीड सेम है, तो आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा कि नॉन जीरो? जीरो। बताओ भाई, नॉन जीरो मतलब क्यों? हाँ, मैंने बताया था हर पॉइंट पे दिशा बदल रही है, दिशा बदल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रही है। और एक्सेलरेशन को त्वरण को कैसे परिभाषित करते हैं? वेलोसिटी में या वेग में? उसमें चाल में वेलोसिटी से तो परिभाषा देते हैं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पूरे का पूरा आपका वेलोसिटी पर निर्भर है। और जब आप गोलीय गति करते हैं, ट्रैक में दौड़ते हैं, हर बिंदु पे आपकी दिशा बदल रही है, इट मींस आपकी वेलोसिटी बदल रही है, और जहां वेलोसिटी बदलती है वहां एक्सेलरेशन होता है। त्वरण की परिभाषा है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब आप गोलीय गति करते हैं, आपका वेग हर बिंदु पे परिवर्तित होता है, इसलिए वहां पे त्वरण होता है। तो यही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की विशेषताएं ये हैं, आपकी जो चाल है वो समान रहेगी, वो नहीं बदलेगी। यूनिफॉर्म है इसलिए चाल समान रहेगी। दिशा बदल रही है तो आपका वेग बदलेगा, वेग बदल रहा है तो वहां पे त्वरण होगा। अब सेट हो गया? हाँ, ऑलरेडी था। माइनॉरिटी में आ गया था। अच्छा, माइनॉरिटी में आ गए थे। If you have confidence, minority majority doesn't matter। अगर आपको मालूम है आपकी बात सही है, बोलिए। ठीक है, चलो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपकी समान गोलीय गति, सबको मालूम चल गई। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इसमें से इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप लोग ये जानते हैं कि यूनिफॉर्म गति जब होती है उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो सबका माइंड वही सेट होता है, एक्सेलरेशन जीरो कर देंगे, सवाल आपका गया मानेंगे। ठीक है।
क्या क्या कंडीशंस होती हैं। स्पीड कांस्टेंट, यानी कि चाल आपकी नियत कांस्टेंट है, स्थिर चाल आपकी स्थिर रहेगी। वेलोसिटी जो आपका वेग है वो आपका चेंज होगा, वो परिवर्तित होगा, और जो a है उसकी कुछ वैल्यू होगी, वो 0 के बराबर नहीं। तो ये तीनों विशेषताएं आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। और यही अगर पूछ लिया जाए यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, रेखीय गति, समान रेखीय गति, तो समान रेखीय गति में आपका एक्सेलरेशन ये सारे कर्व तो आपके यूनिफॉर्म मोशन के थे। अगर आपकी समान गति है तो ये सारे प्लॉट हो जाएंगे। समान गति में भी कंडीशन अलग अलग थी कि आपकी जो कार है वो कैसे मूव कर रही है, चाहे आपका ये है, चाहे आपका ये है, चाहे आपका ये है, तीनों के तीनों समान गति के ही ग्राफ। ठीक, बट उनमें क्या है, आपको जो दिया हुआ है प्रॉब्लम वो अलग अलग है, पर तीनों के तीनों समान गति में है। अब अगर असमान गति है तो कैसा ग्राफ होगा, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कैसा ग्राफ होगा। क्वेश्चन फिट करते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो आपका टाइम का और स्पीड का कैसा ग्राफ होगा, या टाइम का और डिस्टेंस का कैसा ग्राफ होगा अगर गति आपकी असमान है। ये सारी चीजें तो समान गति के लिए हुई, ये भी और ये वाला जो बनाया, तो तीनों समान गति के उदाहरण है। अगर असमान गति है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो वहां कैसा ग्राफ होगा। इसकी जरा इसी क्वेश्चन जैसे नॉन यूनिफॉर्म के बहुत सारे ग्राफ हो सकते हैं, जो ग्राफ इन तीनों में नहीं आएंगे और जो आप कर्व का बता रहे थे कि इस तरह का कर्व होगा, वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, क्योंकि यहाँ जो मैंने आपको आंकड़ा दिया था कि वेलोसिटी में तो आपका 2-2 यूनिट का परिवर्तन हो रहा है, लेकिन टाइम में क्या था, पहले 3 यूनिट का परिवर्तन, फिर 6 यूनिट का परिवर्तन, फिर 5 यूनिट का परिवर्तन। तो टाइम में जो बदलाव है वो ज्यादा है और आपका वेलोसिटी में बदलाव क्या है, कम है। तो उस केस में आपका क्या होगा, यही जो मैंने बताया था आपका कर्व ग्राफ होगा ऐसा। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, असमान गति। अब चलते हैं न्यूटन के नियम की ओर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, चलिए। न्यूटन के नियम के बारे में सुना है आप लोगों ने, क्या न्यूटन के नियम, Why the Newton is so famous? वो इतने प्रसिद्ध क्यों है, उनका क्या ऐसा खास बात है कि वो इतने फेमस है फिजिक्स में, क्या कंट्रीब्यूशन है, नियम दिए थे। और नियम दिए, बात सही है आपकी। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है जिसके लिए न्यूटन को हमेशा याद किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण।
बल। ठीक है, तो न्यूटन जी ने आपका कोई भी फिजिक्स का क्षेत्र छोड़ा नहीं है जहाँ पे उन्होंने काम ना किया। ठीक है, ना अभी तक जो हमने पढ़ा, ये सारी जो चीजें आप पढ़ रहे थे, इट इज ऑल अबाउट द मोशन। आपने ये नहीं जाना कि ये मोशन हुआ किस वजह से, अभी तक हमने कोई बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये बताया कि आपका कोई कार है, कोई वस्तु है, ऐसे गति करेगी, ऐसे गति करेगी, ये चाल होगी, ये इसकी वेग होगा, ये उसका त्वरण होगा। बट आई नेवर नॉट इन टुडेस लेक्चर, आज की क्लास में मैंने ये नहीं बोला कि ये गति क्यों कर रहा है। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होता है, नेचुरल टेंडेंसी है क्यों होगी, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा जब हम ये देखते हैं, गति तो कर ली, ये नियम भी पढ़े, लेकिन गति कर क्यों रही है कोई वस्तु, क्या कारण, उसके पीछे का कॉज क्या है, कारण क्या है, बल। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ेंगे न्यूटन के नियम, ये क्या है, आपके बल से ही संबंधित है। यानी कि न्यूटन के जो नियम है वो बताते हैं कि गति करने का कारण क्या है। ठीक, तो ही रिप्लाइड वेरी नाइसली कि आपका बल है जिसकी वजह से कोई भी वस्तु गति कर रही है। अब उसमें वो निर्भर करता है वेलोसिटी पे कि कैसी गति होगी, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म और सिस्टम। नाउ अब बल क्या होता है, बल होता क्या है बताओ। द्रव्यमान जो है, वेरी नाइस, हाँ, राइट, जो उसकी प्रारंभिक अवस्था को परिवर्तित कर देता है। ठीक, अब मुझे एक चीज बताइए, बल वह कारक है जो प्रारंभिक अवस्था को परिवर्तित कर देता है। मैं तो इस पे बल लगा रही हूँ, परिवर्तन हो रहा है भाई, मैं तो लगा रही हूँ ना बल, मैं तो बल लगा रही हूँ, नहीं मूव कर रही। एक्चुअली ये लूज है इसलिए हिल रही है, बट इफ यू थिंक कि आपका लोहे की चेयर है वो धारण करने तो मैं तो बल लगा रही हूँ तो नहीं मूव कर रही, तो परिवर्तन तो हो ही रहा। वहीं से आता है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स, संतुलित और असंतुलित बल। तो जो हम बोल देते हैं कि बल लगाने से अवस्था में परिवर्तन होगा, ये लाइन सही नहीं है। जब आप असंतुलित बल लगाएंगे तब अवस्था में परिवर्तन होगा। अब असंतुलित बल क्या है, संतुलित और असंतुलित। संतुलित बल का मतलब है, देखिए कोई भी वस्तु है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, सबके पास क्या है, द्रव्यमान, मास। आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, तो जो भी वस्तु है सबके पास क्या है, मास है और यहाँ पे द्रव्यमान है। उसी द्रव्यमान की वजह से वो वस्तु क्या करती है, उसके अंदर अपना एक आंतरिक बल होता है। ठीक है, तो अब हम जब इस पे बल लगा रहे हैं, लेकिन मेरा जो बल है वो इस डायस के आंतरिक बल से कम है, इसीलिए वो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये बैलेंस स्टेट है, यानी कि संतुलित है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और अगर मैं ज्यादा बल इस पे लगाऊंगी तभी ये डायस क्या करेगा, मूव करेगा, तो वो क्या हो गया, आपका असंतुलित बल। अब कितना ज्यादा, ये कहां से पता चलेगा, मैंने कहा ज्यादा लगाऊंगी, लेकिन फिजिक्स में कुछ काम ज्यादा नहीं होता, हमेशा अपने पास क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि इसके रेस्पेक्ट में इतना ज्यादा और इतना कम, तो ये ज्यादा कम आता है इसके द्रव्यमान से। ठीक, तो यानी कि जब मैं डाइस को धक्का देती हूँ तो डाइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी कि इस डाइस की एक विशेषता है, क्या विशेषता है कि अपनी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन नहीं होने देना चाहता। ठीक है, यही जो टेंडेंसी है, यही जो डाइस की क्षमता है कि ये किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व। राइट, क्योंकि न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व का ही नियम है। तो पहले अगर हम जड़त्व समझ लें तभी तो उसका नियम समझेंगे। तो जड़त्व क्या है, इनर्शिया क्या है,
न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, ये बात आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। First law of motion of Newton is called law of inertia. न्यूटन का जो पहला नियम है उसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। First law of motion, और इसी को बोलते हैं law of inertia। it is नियम कहता क्या? न्यूटन का जो पहला नियम है उसको क्या कहता है? क्या ये पहला नियम नहीं मैम, ये होगा मैम जब तक किसी वस्तु पर इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्शन पहला नियम। तीसरा है जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगा जाए वो अपनी अवस्था में बाह्य असंतुलित बल। मैं तो बल लगा रही हूँ, कोई नहीं हो रहा परिवर्तन। असंतुलित। तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में या गति की अवस्था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। अगर विराम की अवस्था में तो विराम में ही रहिए, ऐसा नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको फोर्स केवल गति करवाने के लिए ही चाहिए या हवा से हो सकता है, हवा फ्रिक्शनल फोर्स है। एयर ड्रैग जो होता है, जैसे आप हवा में कुछ भी चीज फेंकेंगे तो हवा उतना ही अपोजिट फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं एयर ड्रैग, हवा के द्वारा खिंचाव। ठीक है, तो हवा भी एक्सटर्नल क्वांटिटी है ना, इस डाइस के लिए तो हवा एक्सटर्नल है, बाह्य है। ठीक है, तो पहला नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उसपे आप कोई असंतुलित बल नहीं लगा। अवस्था में परिवर्तन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो गति ही करे। अवस्था में परिवर्तन का मतलब है चलती हुई वस्तु को रोकना या रुकी हुई वस्तु को चलाना। रोकने के लिए भी आपको फोर्स की जरूरत है और गति में लाने के लिए भी फोर्स की जरूरत है। ठीक, तो अब ये जो कंसेप्ट आता है संतुलित और असंतुलित बल, क्या है? जड़त्व की वजह से, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का, इस वस्तु का जितना ज्यादा जड़त्व होगा उतना ही मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्योंकि जड़त्व का जो नियम है वो कहता है कि कोई भी परिवर्तन इसकी अवस्था में हो रहा है तो वो इसका विरोध करता है। तो इसका मतलब जितना इसमें जड़त्व होगा उससे ज्यादा आपको बल लगाना है। ठीक, चलिए अब एक उदाहरण लेते हैं कि अगर हमको ये डस्टर हवा में फेंकना है और टेक अ सॉफ्ट गोला जो होता है, आप गोला को फेंकें, इसको फेंकें, तो किसमें ज्यादा बल लगाएंगे? पत्थर ले लो, आप एक पत्थर ले लीजिए और एक डस्टर ले लीजिए और मुझे इसको इतना फेंकना है कि जो छत है इसको टच करे, तो कौन से डस्टर में मुझे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा या फिर पत्थर में? इसमें मास ज्यादा। पत्थर में। क्यों? मास ज्यादा है, सिंपल सी बात है, मास ज्यादा है। तो मास का क्या बात है? हम तो अभी तक इनर्शिया की बात कर रहे हैं ना। टेंजेंशियल फोर्स आ रहा है, वो भी तो एक है। तो आप सेम हाइट तक फेंकने के लिए पत्थर पे ज्यादा बल क्यों लगाएंगे? क्योंकि पत्थर का जो इनर्शिया है वो ज्यादा है, पत्थर का जो जड़त्व है वो ज्यादा है। तो कहने का मतलब जड़त्व ज्यादा है, वो कहाँ से आया? मास से आया। तो मास में और जड़त्व में क्या रिलेशन है? इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है? कि मास एक ऐसी क्वांटिटी है, द्रव्यमान एक ऐसी राशि है जो उस वस्तु के जड़त्व को मेजर करती है।
ठीक है, इसीलिए इस नियम को इनर्शिया का ही नियम बोला जाता है, क्योंकि जब तक आप कोई बल नहीं लगाते हैं तब तक वो मूव नहीं करता, तो उसको बल लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस बॉडी के अंदर इनर्शिया है, तो हमें उस इनर्शिया से बाहर निकलना है, तो इसीलिए इस नियम को इनर्शिया का नियम बोला जाता है। ठीक, तो आप लोग इनर्शिया लिख लो, क्या होता है हिंदी में होता है जड़त्व। टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट, मैं हिंदी में भी बता दूंगी। टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द सेम पोजीशन, टू रिमेन इन द सेम पोजीशन। सेम पोजीशन का मतलब क्या है? आइदर इन मोशन और इन रेस्ट, माने कि किसी वस्तु की अपनी उसी अवस्था में बने रहने की जो क्षमता है उसे जड़त्व है। किसी वस्तु की अपनी अवस्था में बने रहने की क्षमता, वो अवस्था आपकी विराम की अवस्था भी हो सकती है और गति की अवस्था भी हो सकती है। ठीक, तो उसी को कहते हैं इनर्शिया और तो बेसिकली जो जड़त्व है वो एक तरह का अवरोध है, इसको आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। ये आपका एक अवरोध है जो कि आपकी गति के हमेशा उल्टी दिशा में लगेगा। किसी गाड़ी का हाँ, न्यूटन का गॉर्डन नियम है, उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया। सेम का कहना तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। इसमें इंडिया में वो नहीं आता, ये पूछ रहा हूँ। कोई घटना है, ठीक है, कोई घटना है तो ये बोला जाता है कि सेब जो गिर रहा है उसमें तो कोई बल नहीं लगा, तो वो कैसे गिर रहा है? तो वो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण यानी कि अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करने की क्षमता। तो सेब जो गिरता है वो सेब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं हमेशा नीचे गिरता है, तो उसका कारण यही है पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो चीजों को अपनी तरफ। और अगर आप ऐसे वेलोसिटी से ज्यादा से फेंकेंगे तो नहीं। सो इनर्शिया जो होता है वो आपका कैसे मेजर होता है? बाय मास। इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मास। द्रव्यमान के द्वारा आप इनर्शिया को मापते हैं कि जिस वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा उसका उतना ही इनर्शिया होगा और वो अपनी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही विरोध करेगी। तो पहला नियम आप लोगों ने लिख दिया होगा कि जब तक आप असंतुलित माया बल नहीं लगाएंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर। इसके बाद एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है। ऐसे एग्जांपल मैंने दिया थी कि अगर आप पत्थर फेंकते हैं डस्टर फेंकते हैं तो आपको पत्थर पे ज्यादा बल लगाना है। चलिए अब न्यूटन का जो सेकंड नियम था उसको देख लेते हैं। और न्यूटन के जो सारे नियम हैं वो नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहला नियम अलग है और दूसरा नियम अलग है। जब आप पहला नियम समझ लेते हैं उसी से दूसरा नियम निकल
परिवर्तित हो रहा है। वेग परिवर्तित हो रहा है मतलब वहां पे त्वरण आ गया। ठीक, तो उस त्वरण की वजह से सवाल ये उठता है कि बल कितना लगाना है। तो जो बल होगा वो आपके द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होगा। त्वरण का कांसेप्ट आपका पहले नियम से ही आता है। जब आप बल लगाते हैं अवस्था परिवर्तित होती है, वेलोसिटी बदलती है और उससे त्वरण पिक्चर में आ जाता है। आई होप ये चीजें समझ गए। ठीक, तो आपका जो सेकंड नियम है वो ये कहता है आप बल लगाएंगे, किसी वस्तु को गति कराने के लिए जो बल लगाएंगे वो आपके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। क्योंकि मैं तो ये बोल रही हूँ मैं बल लगा रही हूँ, गति नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ मेरा न्यूटन का दूसरा नियम सिद्ध नहीं हो रहा। जो मेरा बल है वो इसके मास के बराबर नहीं है, गुणे त्वरण के बराबर नहीं है। ठीक है, जब इतना बल मैं इसमें लगा दूंगी तो ये गति कर जाएगा। ठीक, तो जो आपका सेकंड नियम है तो सेकंड नियम क्या कहता है, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मास गुणे एक्सेलरेशन, यानी कि बल जो होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब ये आता था, ठीक है, मास गुणे एक्सेलरेशन हमने इसका कांसेप्ट समझ लिया, इसका गणित क्या है। ठीक है, दूसरा जो नियम है वो ये कहता है एक राशि होती है संवेग। पहले आप मोमेंटम समझ लीजिए, अगर मोमेंटम समझ में आ जाता है तो दूसरे का नियम समझ में आ जाएगा। ठीक, ओके, टेल मी वन थिंग, क्रिकेट कितने लोग देखते हैं? सारे लोग देखते हैं, जो लड़के लोग तो है ना। चलिए, जब कैच पकड़ता है तो वो कैच करके लाइक दिस ऐसे बैंड करता है ना, ऐसे, तो पीछे को क्यों हाथ लेके जाता है? कैच पकड़ के यही खड़ा हो जाए। क्या स्लो हो जाता है? हाँ, बहुत अच्छा ट्राई करता है, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंटम को कम करने के लिए, राइट। दोनों ही लोग सही है, तुमने थोड़ा फिजिक्स के लैंग्वेज में बता दिया, उन्होंने अपना प्रैक्टिकली बता दिया। ठीक है, होता क्या है कि जो मोमेंटम संवेग, संवेग, तो ये आपका होता है P बराबर मास गुणे वेलोसिटी, और ये आपकी सदिश राशि है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो दिशा होती है वो आपके वेग की दिशा में होगा, क्योंकि मास में तो कोई दिशा होती नहीं, मास में कोई दिशा
त्वरण पे। तो जो आपने त्वरण को कम कर दिया, आपका बल कम हो गया। बल कम हो गया तो आपको चोट नहीं लगी। और समझिए ना, क्या टाइम पूछ रहे हो कि टाइम हो गया बता रहे हो? मतलब एक सेकंड के आगे पीछे है। मैं थर्ड क्लास में पढ़ा दिया, तीसरा भी मैं पढ़ा दिया, मैं तीसरा वाला भी पढ़ा दिया। ठीक है चलिए। तो फोर्स क्या करता है आपका, जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो है संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यानी कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल, समानुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। संवेग परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल होता है, जितना आपका मोमेंटम बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको बल लगेगा। संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, ये आपका सेकंड नियम है। और इसी से निकल के आता है एक, क्योंकि आपका परिवर्तन मास में तो होगा नहीं, मास बढ़े वेलोसिटी संवेग है, तो परिवर्तन किसमें होगा? केवल वेग में परिवर्तन होगा। द्रव्यमान तो ऐसे ही रहेगा, तो वेग परिवर्तन को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो यहीं से सूत्र बन जाता है। ठीक है, आपके द्रव्यमान में तभी परिवर्तन होगा किसी भी वस्तु के जब वो c के कंपैरेबल मूव करेगी। और हमारा तो हम लोग सब ऐसी स्पीड ले रहे हैं जो कि लाइट की स्पीड से बहुत कम है, तो इसलिए मास आप हमेशा कांस्टेंट मान के चलिएगा। ये चीजें भी आप देख लो, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। मास आपका तभी बदलता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान तभी बदलता है जब वो स्पीड ऑफ लाइट की तुलनात्मक गति से चलती है। जितनी लाइट की स्पीड है उस गति से अगर आप चलेंगे तो आपका मास बढ़ेगा। चलिए, थर्ड आपका लॉ क्या है? थर्ड लॉ ये कहता है ये सभी के यूनिट और डायमेंशन ये सब ऑलरेडी करा चुकी है, जो भी क्वांटिटी हमारी आ रही है वो सब पहले हो चुका है। थर्ड लॉ अब बताओ, तुम जो पहले नियम में बता रहे थे, ठीक है, इसको थर्ड को बोलते हैं हिंदी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया ठीक, तो ये भी आपके पहले नियम से जुड़ा हुआ है। पहले नियम में क्या है कि आप परिवर्तन जब होता है जब आप इसका जो अवरोध है उससे ज्यादा बल लगा दें। तो कहने का मतलब क्या है, आप जितना भी बल किसी भी वस्तु पर लगाते हैं उतना ही बल आपको भी लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फिर ये जो एक्शन होता है, क्रिया होती है, उतना ही आपके प्रतिक्रिया भी होगी, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। अगर आप इस डायरेक्शन में तो उसके उल्टे डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम है। एग्जांपल बहुत इसकी है, किसका? क्या स्लैब मारेंगे जितना सपाट टकराएगा उतने में वो टकराएगा, इसमें गलती होती है। जब आप थप्पड़ मारते हैं ना किसी को, तो अपने हाथ में भी चोट लगती है या नहीं लगती है? वही बता रहा है जितने हाथों से टकराएगा। हाँ, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आपने सामने वाले को थप्पड़ मारा, फिर आप अपने हाथ का ऐसे करते हैं, तो क्रिया प्रतिक्रिया है। ठीक है, जो आप गाड़ी में जब ब्रेक लगाते हैं तो भी क्या होता है, ब्रेक आप लगा रहे हैं गाड़ी को रोकने के लिए यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन, तब आपको झटका आगे की तरफ लगता है। ठीक, बस आपकी खड़ी हुई है, बस नहीं चल रही, आप बस में खड़े हो रहे हैं, जब बस सडनली चलना शुरू करती है तब आपको झटका पीछे की तरफ लगता है। तो कार में और बस के दोनों में परिवर्तन है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया प्रक्रिया होती कहाँ से है? ये होती है हमारी जड़त्व है, उसका जो मास है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाँ, वो बुलेट पे फायर
मास कम है इन कंपैरिजन टू गन, बंदूक के मुकाबले बुलेट का मास कम होता है, तो इसीलिए क्या है इंसान उसको इजीली होल्ड आराम से पकड़ लेते हो, हल्का रिएक्शन होता है। अगर बुलेट का मास बहुत ज्यादा हो, बंदूक के जितना हो, हाँ तो इसीलिए क्या होता है बस आपको जब बुलेट से आप शूट करते हैं तो गन का मास ज्यादा है, तो गन पे आगे उसका एक्शन ज्यादा है, बुलेट का मास क्या है कम है, तो उसकी प्रतिक्रिया ठीक